हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी फाइटर्स के इस चैनल ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरा साइंस का बायोलॉजी का वीडियो है। इसके पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पूरा एनसीईआरटी और जो लुसेंट का जो मेन जो पॉइंट था वो मैं सब डिस्कस कर दिया हूँ। एक तरह से मुझे मैं रिवीजन पूरा करा दिया और वो वीडियो जो है ना लगभग 2.5 घंटे का दोनों वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। उसका लिंक नीचे डाल दिया हूँ, अगर आपको देखना है एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी पीटी जो 8 मई को होने वाला है उसी वीडियो से लगभग समझिए कि आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 15 से 20 क्वेश्चन। और ये जो बायोलॉजी का सेक्शन है यहाँ से भी लगभग आपको जो है 8-10 क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली यहीं से मिल जाएंगे। तो आखिर हम इस बायोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे? जैसे आपको पता होगा बायोलॉजी का 2 सेक्शन होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी मतलब कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना, और बॉटनी में सिर्फ हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमको दोनों कवर करना है, लेकिन इसी दोनों में सब मिला के इतने पॉइंट्स बनते हैं आपके। देखिए, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जीवों का वर्गीकरण करेंगे हम कैसे कैसे, जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं या प्लांट का क्या क्लासिफिकेशन है, किसने किसने किया वो भी देखेंगे। फिर इसमें कोशिका या सेल पढ़ेंगे, इसका पूरा A to Z पार्ट पढ़ेंगे, सेल का क्या उसका पढ़ेंगे, अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या होता है सब कुछ पढ़ेंगे। फिर टिश्यू या ऊतक पढ़ेंगे, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम, जितना भी हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम 7 या 8 की संख्या में होता है वो सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके कितने कंपोनेंट होते हैं पार्ट वो भी देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता, कैसे जो है ना पेरेंट से चाइल्ड जन्म लेता है और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होता है वो सब देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे जो भी डिजीज ह्यूमन डिजीज होता है वो भी देखेंगे, आखिर वो रोग किस वजह से होता है। बाकी इसमें कुछ और जैसे विटामिन है वो भी देखेंगे, ठीक ना। और अदर्स में जो भी बचेगा हम सब इसमें शामिल करने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये मेरा जो है ना इसमें पढ़ने का क्या रहेगा अप्रोच रहेगा, या पढ़ाने का क्या रहेगा अप्रोच रहेगा। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि आपको देखिए एनसीईआरटी बुक में दिखा है, लिखा 9th क्लास का एनसीईआरटी, इसमें डाइवर्सिटी इन ए लिविंग थिंग्स, जीवों में विविधता। दैट मीन्स कि इस पूरे पृथ्वी पे अर्थ पे आपको डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स मिल जाएंगे। किसी का शेप अलग है, किसी का एज अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी का फंक्शन अलग है। मतलब ये क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, विविधता है। तो इतनी सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, काफ़ी अच्छा हो। और हम डिफ्रेंशिएट इसलिए भी करते हैं ताकि एक दूसरे को उससे अलग कर सकें। जैसे मान लीजिए कि कुछ एनिमल्स है जो रहता है कहाँ, वाटर में रहता है, और कुछ लैंड में रहता है। तो हम इसको इसलिए क्लासीफाई करते हैं कि हम इसको जान सकें, उसके बारे में पहचान सकें कि ये सब क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आइए जो आपका जो क्लासीफिकेशन किया गया, जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स, उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन करने में सबसे जो पहला जो रोल जो था, सबसे जो बड़ा जो साइंटिस्ट का जो नाम आता है वो नाम है आपका केरोलस लिनियस। क्या नाम है? केरोलस लिनियस जो है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक बुक लिखा था, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम का इन्होंने बुक लिखा था, और इसमें उन्होंने जो है ना कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसका ना एक नोमेनक्लेचर दिया था, वो भी बाइनोमियल दिया था, मतलब कि नाम दिया था कि किस किस एनिमल्स या किस किस प्लांट का क्या क्या नाम हो, उसने ये बताया था। इसलिए जो है ना केरोलस लिनियस को जो है ना फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। यहाँ आपको देखिए दिख रहा होगा कि हालांकि सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे एक आदमी ने काम किया था, नाम था जॉन रे। क्या नाम था? जॉन रे। लेकिन जो सबसे जो मॉडर्न में जैसे ज़्यादा जिसका रोल है उसका नाम वही केरोलस लिनियस है, ठीक ना। इन्होंने कई बुक लिखा था, उसी में एक बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ध्यान पूछ सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखा था। इसी बुक में उन्होंने पूरे जितने भी एनिमल्स हैं पूरे इस किंगडम या पूरे जगत में, उसको उन्होंने 2 भाग में बांटा था। एक प्लांट किंगडम कहा था, एक क्या कहा था, एनिमल किंगडम कहा था। और उन्होंने ही जो है ना सबका क्या दिया था, नाम भी दिया था। तो इसलिए इनको केरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, मतलब फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट्स, उसका नाम दिया कुछ, उसको कहा गया द्विनाम पद्धति। दैट मीन्स कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये ध्यान रखें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? द्विनाम पद्धति बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है मानव हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? तो ये होमो क्या है? होमो ये पहला वर्ड है
जो वंश या जेनरिक नेम है, और ये सेपियंस क्या है, स्पेसीज का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो होमो सेपियंस बना, जैसे यहाँ देखिए कुछ और का नाम देखिए दिया हुआ, जैसे कि मनुष्य है होमो सेपियंस, ये किसका नाम है, जेनरिक नाम है, वंश का नाम है, और ये क्या है, स्पेसीज या जाति का नाम है। देखिए मेढक फ्रॉग, राना टिग्रिना, ये राना क्या है, ये जो है ना ये आपका जेनरिक नाम है, वंश नाम है, और टिग्रिना जो है ना आपका स्पीशीज का नाम। यहाँ देखिए दिया हुआ है सबका, मेढक का दिया है, कैट का देखिए दिया हुआ है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, ध्यान रखिए। कौ का देखिए दिया है बॉस इंडिकस, ये देख सकते हैं आप। ये आम का केवल पूछ का, मैंगो का, इसका नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिसा, ये देख लीजिएगा। ये देखिए राइस का दिया है ओर्जिया सेटिवा, ये सब ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी तक एग्जाम में ये ह्यूमन का पूछ चुका है, मेढक का पूछ चुका है, ये कैट का पूछ चुका है, कौ का पूछ चुका है, और आपका ये मैंगो का क्या कर चुका है, पूछ चुका है। बाकी और भी है तो और उतना इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चना का देखिए, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, साइरस आर्टी नम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब जो है ना आपका, इन्होंने किसने दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। इसको बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये दो नाम है इसमें, मतलब कि एक तो स्पेसीज का भी नाम है और दूसरा इसमें जेनरिक या वंश का भी नाम है। तो वंश का नाम पहले होता है और स्पेसीज का नाम क्या होता है, बाद में होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। वो तो हो गया कि जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स का नाम क्या है। तो अब यहाँ आते हैं हम क्लासिफिकेशन में मेनली, तो और एवोल्यूशन, जब विकास कैसे कैसे पृथ्वी जितने भी एनिमल्स आए, लिविंग थिंग है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। इसमें सबसे पहला जो काम था एक कि जैव विकास में, इसका कॉन्सेप्ट पहली बार एक चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया 1859 में। उसने किताब लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बीपीएससी पूछ चुका है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन। इसका ईयर याद रखिएगा 1859, मतलब हमारे देश में जो रिवोल्ट हुआ उसके 2 साल बाद, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी प्लांट एनिमल्स, उसको क्लासिफिकेशन करने का जो सबसे पहला जो काम हुआ वो एक रॉबर्ट व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया। हालांकि इसके साथ और भी लोग थे, अर्नस्ट हैकेल भी थे, कार्ल बोस थे, लेकिन मेनली जो है ये व्हिटेकर ने ही जो है ना पूरे जितने भी किंगडम में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ है, सबको उन्होंने 5 पार्ट में बांटा। नाम क्या रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हिटेकर ने पूरे किंगडम को, पूरे जगत को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 5 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले जगत या किंगडम है, या तो एनिमल्स होगा या तो प्लांट होगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर उसका कुल या फैमिली आएगा, फिर वंश या जीनस आएगा, और यहाँ पे स्पीशीज आएगा। तो अभी जो आपको मैं बताया लिनियस के बारे में, उन्होंने इस दो चीज़ का यूज करके सबका नाम दिया है, ठीक ना। तो ये वंश के आधार, पहले वंश का नाम होता है, जीनस का नाम होता है, तब जाकर आपका स्पीशीज का क्या होता है, नाम होता है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जितने भी एनिमल्स या जितने भी प्लांट्स का, उसका बेसिक यूनिट क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, उसका नाम क्या है, स्पीशीज ही। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको क्रम लगाने भी दे सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए सब नीचे क्या है, स्पीशीज या जाति। देखिए सब जगत है, सबसे पूरे दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसको जगत का है, किंगडम के। फिर 2 पार्ट में बट गया, एनिमल्स में और प्लांट में। फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर कुल आएगा, फैमिली आएगा, फिर जीनस, फिर क्या आएगा, स्पीशीज। ये सबसे छोटी इकाई आप देख लीजिएगा किस में, क्लासिफिकेशन में। तो ध्यान रखिएगा, केरोलस लिनियस ने नाम दिया, बाइनोमियल नाम दिया, ठीक ना। और ये जो व्हिटेकर महोदय हैं, ये पूरे जितने भी यहाँ पे इस पूरे किंगडम में, जगत में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, सबको उन्होंने 5 भाग में क्या किया है, बांटा है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। देखिए सबसे पहले है मोनेरा, ठीक ना। देखिए मोनेरा जो है, सिंपल आपको ध्यान रखना है इसमें कि मोनेरा जो है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, और इसका जो भी कोशिका के अंग होते हैं, वो उतना डेवलप नहीं होता है, ठीक ना। और इनका फिर जो मल्टी सेलुलर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात अलग है, इसमें जो है ना सेल वॉल या कोशिका भित्ति क्या होती है, पाई जाती है। अब देखिए इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स याद रखे, जैसे कि क्या बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, या माइकोप्लाज्मा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब मोनेरा के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है, इसमें है प्रोटिस्टा। क्या है प्रोटिस्टा, देखिए ये भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और ये यूकैरियोटिक है। देखिए सिंपल सी है, अभी मैं बताऊंगा जब सेल पढ़ाऊंगा। अभी आप सिंपल समझिए, हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हैं, और कुछ मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए
प्रोटिस्टा में जो आपको मेनली एग्जाम क्या याद रखना है, शैवाल इसी का एग्जाम्पल है, डाइटम इसी का, प्रोटोजोआ जो है ना प्रोटिस्टा का ही क्या है एग्जाम्पल है। और ये सब क्या है, ये सब यूनिफिलर होते हैं, एक कोशिका बात इसमें होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ फिगर देखिए दिया हुआ, ये देखिए पैरामीशियम का फिगर है। देखिए ये अमीबा, ये जो एक ही कोशिका का है, यहाँ में कई बार पूछ चुका है अमीबा कितने कोशिका का बना होता है, एक ही कोशिका का बना होता है। फिर देखिए यहाँ प्रोटोजोआ, देखिए ये प्रोटोजोआ का क्या है फिगर है, इस आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो है ना आप तीसरा इसमें है फंजाई, क्या है फंजाई। देखिए ये जो है ना इसका देखिए सिंपल इसमें क्या लिखिए, फंजई या कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। मतलब इसमें सेल वॉल जो होता है वो जो है ना काइटिन नामक चीज़ से बना होता है, ये खाली याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल क्या है, ईस्ट और मशरूम, क्या एग्जांपल है ईस्ट और मशरूम, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए और भी एग्जांपल है एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एकोरिगस, ये सब किसका एग्जांपल है, फंजाई का एग्जांपल, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए एक बात लिखा हुआ यहाँ पे, जो कवक होता है, जो फंगी होता है, कुछ जो उसकी प्रजाति होती है जैसे कि नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थाई एक रिलेशन बनाती है जिसको हम बोलते हैं सहजीविता, और ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइकेन किसको दिखाता है, सहजीविता को दिखाता है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में हमको क्या होता है दिखाई पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चौथा जो इनका जो क्लासिफिकेशन प्लांटी था, इसमें मिलने क्या इनको प्लांट को लिया। इसमें जो है ना इसमें सारे वो प्लांट थे जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता था। और आपको पता है कि जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है ये प्लांटिक है। प्लांटिक इसमें और भी हम पार्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। और अंतिम इनका था आपका कौन सा, एनिमेलिया, कौन सा था एनिमेलिया। इसमें जो है ना वो सारे मल्टीफ्लोर जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या नाम है एनिमेलिया। तो ये जो विकेटर का जो 5 टाइप का क्या था क्लासिफिकेशन था। देखिए सिंपल, जितने भी दुनिया में जीवधारी, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसको 2 भाग में बांट सकता है। एक है प्रोक्रियोटिक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा लिविंग थिंग जिसका ना न्यूक्लियस उतना डेवलप नहीं हो, मतलब उसके सेल का। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, इसमें उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ठीक ना। अब देखिए यूकैरियोटिक में 2 हो सकता है, एक तो हो सकता है एक कोशिका यूनिफिलर होता है, एक होता है मल्टीफिलर बहुकोशिकीय हो सकता है। एक कोशिका में आता है मेनली प्रोटिस्टा, आपको बता दिया। और देखिए मल्टीफ्लोर में देखिए क्या कहेगा, एक तो होगा जिसमें कोशिका भित्ति होगा, सेल वॉल होगा। अब देखिए सेल वॉल जिसमें होगा ये भी 2 प्रकार होता है, एक होता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता, जैसे कि फंजाई या कवक हो गया, ये नहीं करता है। और एक ऐसा भी होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, जैसे प्लांटी हो गया, इसमें तो क्लोरोफिल होता है। और देखिए इसमें यह होता है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं हो, जैसे हम लोग में एनिमल्स में कोशिका भित्ति है नहीं, सेल वॉल तो हम लोग में पाया नहीं जाता है, ये क्या है एनिमेलिया। तो ये पूरा ना 5 इसका ना क्लासिफिकेशन था, आप इसको जो एक बार देख सकते हैं। अब देखिए सबसे जो इसमें जो 5 था, 5 में चौथा सबसे मोस्ट तो बायोलॉजी की शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे फंडामेंटल यूनिट से, उसको हम लोग बोलते हैं सेल या कोशिका। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन की मौलिक इकाई। देखिए सबसे पहली बात सेल के बारे में ये जान लीजिए कि पहली बात एक रॉबर्ट हुक 1665 में ने कोशिका का क्या किया था, इन्होंने पता लगाया था। तो यहाँ देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊँ, देखिए क्या क्या फैक्ट यहाँ देखिए, ये सब एनसीईआरटी में देखिए दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगा, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक ना। उन्होंने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप की मदद से ऐसा किया था, ठीक ना। आगे जाके ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले बहुत ही अच्छे माइक्रोस्कोप से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका, ये लिविंग जिंदा कोशिका था, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो कोशिका जो ना जिंदा नहीं था, ये लिविंग कोशिका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ चुका है, ठीक ना। उसके बाद अगला फिर एक और आया रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया 1831 में कोशिका के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसका पता लगाया था, ठीक ना। फिर एक और आए जे.ई. पुरेकंज ने 1839 में कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड था उसका नाम क्या था, जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म का खोज किया, नाम दिया। फिर 2 साइंटिस्ट और आए, एम फ्लिडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दिया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, सेल थ्योरी किसने दिया है, एम फ्लिडन और टी स्वान ने, एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आइए कि एक और था विर्चो नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ना सेल थ्योरी को और आगे बढ़ाया। उसके बाद जब जो कि और जब माइक्रोस्कोप का जब खोज हो गया अच्छे तो आगे जाके कोशिका के बारे में और भी पता हमको चला, इसको हम और भी डिटेल में क्या करेंगे देखेंगे।
देखिए थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखिए इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो किसके मिलकर बनाता है? सेल या कोशिका से। मान लीजिए सेल है, कोशिका है, ठीक ना, वो सेल या कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर क्या होता है, कई सारे सेल जब आपस में मिलते हैं, जब ग्रुप बनता है तो आपका बनता है क्या? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। और जब कई सारे जब टिश्यू आपस में जब कंबाइन होता है तब क्या बनता है? ऑर्गेन। क्या बनता है आपका? ऑर्गेन। इसको बोलते हैं अंग सिर्फ। और कई सारे जब ऑर्गेन जब आपस में कंबाइंड होता है तो क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। और जब कई सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तब जाके एक जीव या एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? जन्म होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। जैसे कि सेल होगा, सेल से टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, अंतिम आपका लिविंग थिंग्स क्या होगा? बनेगा। जैसे कि हमारा ब्लड है, उसमें भी सेल है, उस सेल से मिलकर क्या? ब्लड टिश्यू बना है। फिर जैसे मान लीजिए ऑर्गेन, एक स्टमक एक ऑर्गेन है, कई सारे और अंग मिलके अंग तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, और ऐसे कई सारे सिस्टम मिलके आपका एक जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बात ध्यान में आप रखिएगा। सबसे पहले आइए हम सेल का थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखिए सेल क्या होता है? सिंपल मान अगर ये सेल है, ठीक ना, कोशिका है, तो कोशिका की संरचना देखिए क्या होती है। देखिए इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक ना, ये केंद्रक या न्यूक्लियस है, ठीक ना। ये जो लाइन है सबसे आउटर लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए सेल भी देखिए दो तरह का हो सकता है। देखिए एक तो होगा एनिमल सेल, जीव जंतु का सेल होगा, एक होगा सेल किसका? प्लांट या पादप या पेड़ पौधे का होगा। तो ध्यान रखिएगा सेल कोई भी हो, ये तीन कंपोनेंट किसी भी सेल में होगा ही। एक न्यूक्लियस होगा, सेल मेम्ब्रेन्स या कोशिका झिल्ली होगा, और इस दोनों के बीच में यहाँ लिक्विड तो होगा, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बाकी जैसे कि आप पढ़ाएंगे प्लांट में सेल वॉल होगा, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा, मतलब कोशिका भित्ति। तो आइए हम इसको बाय क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोई भी सेल हो उसका तीन पार्ट होता है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस या केंद्रक, या साइटोप्लाज्म, तीन होता है। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, ये सबसे किसी भी सेल का सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है, ठीक ना। और ये जो है ना बाकी अन्य से इसको क्या करता है? अलग करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ए है, इस दोनों सेल के बीच अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज हो तो कैसे होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड या जो है ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज जो होता है वो इसी जो है ना, इस जो कोशिका जो झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसी के द्वारा होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विसरण। ध्यान रखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विसरण। तो विसरण को जो है इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कौन पूछ सकता है कि सेल के अंदर या जो सेल मेम्ब्रेन्स में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक्सचेंज या आर पार किस विधि से होता है? आप मारिएगा डिफ्यूजन या क्या मारिएगा? विसरण। आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि इस सेल मेम्ब्रेन से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज होता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जब एक्सचेंज हो तो उसको जो है हम लोग हिंदी में जो है उसको बोलते हैं क्या? परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। देखिए कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल लचीला होता है। ये जो ना कार्बनिक अणु जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की क्या होती है? बनी होती है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एंड प्रोटीन की क्या होती है? बनी होती है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला आपका है कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है ये आपका एनिमल्स में नहीं पाया जाता, ये आपका सिर्फ इस प्लांट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो किसका बनाता है? सेलुलोज का। ये ध्यान, एक क्वेश्चन पूछ चुका है, किसका बनाता है? सेलुलोज का बना होता है। ये ध्यान रखिएगा। और सेलुलोज ही जो है इस पूरे प्लांट को जो है एक जो है ना सपोर्ट देता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये जो आपका जो सेल वॉल है, जो कोशिका जो आपका जो भित्ति है, इसके वजह से ही जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? क्रिया होती है। उसको डिटेल में देखेंगे आगे। अगला देखिए सेल में जो सबसे सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या होगा? न्यूक्लियस या क्या होगा? केंद्रक होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या जानने की चीज़ है। देखिए
क्या होता है जो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, केंद्रक है, तो केंद्रक के चारों ओर एक और परत होता है, लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। इसके चारों ओर छोटे छोटे और मेम्ब्रेन्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, ध्यान रखें। और ये मेम्ब्रेन्स भी इसमें छोटे छोटे होल्स या छिद्र होते हैं ताकि चीज़ें आर पार क्या हो सके। और देखिए अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी केंद्रक हो सेल का, उसमें होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम जब सेल का होता है डिवीजन तभी दिखाई पड़ता है, और क्रोमोसोम में ही जो है ना आपका अनुवांशिक गुण या हेरेडिटरी गुण होता है, जेनेटिक गुण होता है, जो माता पिता से बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लिखा है जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणु के रूप में अगली बच्चे तक क्या होता है, जाता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए होता है उसमें, और क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, सेल के निर्माण और कैसा उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारी सूचनाएं वहाँ होती है, भी ध्यान रखिएगा। डीएनए की जो सबसे जो फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। देखिए आप सिंपल समझिए, ये सेल है, ठीक ना, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है ना इसके अंदर डीएनए, और डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, जीन हो गया। आप ये ध्यान रखिएगा, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए जो है ना क्या होता है, क्रोमोटीन मटेरियल के रूप में क्या होती है, विद्वान होती है, भी एग्जाम में पूछ चुका है। क्रोमोटीन क्या है, एक धागे जैसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक ना, जाल है, ठीक ना। जब भी कभी सेल का होगा डिवीजन होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये बात ध्यान में आप रखिएगा, ठीक ना। देखिए कुछ बातें और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का जो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रीय क्षेत्र, बहुत ही कम स्पष्ट होता है, उतना अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपका सेल है, ठीक ना, इसका न्यूक्लियस तो है बट इसका ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इधर का और इधर का हमको अंतर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसे जो अनडिफाइन जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो है ना क्रोमोटीन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को हम केंद्र काय बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस जीव या जिस लिविंग थिंग्स का कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स ना हो, केंद्रक झिल्ली ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। और जिस लिविंग थिंग्स में कोशिका के केंद्र में ये केंद्रक झिल्ली होता है, मतलब ये चारों तरफ झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे क्या कर चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पूरा आपको डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपको देखो मैन जो मैं बोलता हूँ वो देखिए आपको क्या बोला, इसमें जो है ना केंद्रक या न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है, वो विकसित होता है। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, ठीक ना। इसमें देखिए आपको क्या बोले हम, इसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होगा और न्यूक्लियॉन्स होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। किस वाले में, प्रोकैरियोटिक वाले में। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होगा और केंद्रिका भी क्या होगी, उपस्थित होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें आगे पढ़ाएंगे, इसमें जैसे गाल्जी एपार्टस या जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा चीज़ नहीं होगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसमें सब क्या होगा। फिर देखिए ये जो है ना ये मिटोसिस या समसूत्री कोशिका भी लोग नहीं करता, और ये होता है क्या करता है, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और इसमें क्या होते हैं 80S। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ 70S टाइप का होता है राइबोसोम, इसमें क्या होता है 80S प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो सेल वॉल जो काफ़ी पतली होती है, इसमें सेल वॉल क्या होता है, काफ़ी मोटी होती है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए और कुछ इसमें डिफरेंस दिया, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस से। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, इसमें जो है ना सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना केवल एक ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाएगा, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, पाया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बार देखिए ये एनिमल सेल है, देखिए सिंपल क्या, देखिए बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, सबसे केंद्र है, देख रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये सारे ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन्स के बीच देखिए ये कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म है, ठीक ना। इसी में देखिए लाइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें क्या होता है, इसमें रहता है। तो उसमें डिटेल में मत जाइए, अब सिंपल हम लोग पढ़ते हैं। जो साइटोप्लाज्म जो कोशिका के
अंदर में इस ये जो अंग में इसमें क्या क्या होते हैं हम इसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसमें आपका जो पढ़ना है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से आपका इसमें है कौन सा, लाइसोसोम। बाकी है तो बात, लेकिन हमको मैंने यही पढ़े। देखिए लाइसोसोम में क्या है, ये लाइसोसोम क्या है, जो कोशिका में जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको ये क्या करता है, निपटाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी जो है ना यूजफुल चीज़ों को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में क्या कीजिएगा, रखिएगा। एक और इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्या होता है, हमारे सेल का जो है बिजली घर या पावर हाउस है, ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी स्टोर होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, मतलब एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो स्टोर होता है वो किस करेंसी में, वो एटीपी नामक करेंसी में ही होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाद में जब एनर्जी बन जाता है तो हम लोग यही जो है ना करेंसी या एटीपी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें डबल मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग इसलिए है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए भी होता है और उसका राइबोसोम भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन भी बनाता है। देखिए तीनों बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए भी होता है, उसका राइबोसोम भी होता है, उसमें जो है ना प्रोटीन भी होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछेगा भी, पूछेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो प्लांट सेल होगा उसमें प्लेस्टिड होगा, क्या होगा, प्लेस्टिड पाया जाएगा। देखिए प्लेस्टिड केवल प्लांट सेल या पादप कोशिका में पाया जाएगा। प्लेस्टिड 2 टाइप्स का होगा, एक होगा क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन कलर का होगा, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट कलर का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, इसी क्रोमोप्लास्ट में जो है ना, हाँ छोड़िए, ये रंगीन वाला होगा। और जिस प्लेस्टिड का रंग जो है ना क्लोरोफिल जिसमें होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेस्टिड हो गया 3 प्रकार का, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो जिस प्लेस्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्लांट में इसी क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है आपका, होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेस्टिड के भीतर की रचना में बहुत मेम्ब्रेन्स होती है, इसे जो स्ट्रोमा में अवस्थित होती है। प्लेस्टिड की बाहरी जो स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये भी ध्यान रखिए। फिर पूछ देगा कि किस किस पार्ट में डीएनए और राइबोसोम होता है, ऑप्शन देगा क्या, प्लेस्टिड देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, तो दोनों हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछने का क्या रहता है, चांस रहता है। देखिए कुछ एग्जाम में कभी पूछ देता है कि कौन से चीज़ का किसने खोज किया। तो मैं देखिए मैं बोल देता हूँ आपको, जिसमें आपको क्या मैंने याद रखना। देखिए एक है राइबोसोम, राइबोसोम का जो खोज जो है ना जी.ई. पेलेट ने किया था, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम का खोज जो है ना डी. डवे ने किया था, ये आप ध्यान। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला जो खोज तो रिचर्ड अल्टमान ने किया था, बट इसका नाम किसने दिया था, बायोब्लास्ट ने दिया था। और आगे जाके और एक बेंडा नाम के भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया जो पूरी तरह क्या दिया था, नाम दिया था। ये आप ध्यान में रखिए, कौन किसको खोजा है, ये कभी एग्जाम में क्या कर देता है, पूछ देता है। अब देखिए सेल के बाद हमको टिश्यू पढ़ना है। देखिए जिस तरह से सेल को मैं बोला कि उसमें भी प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसी तरह टिश्यू का भी 2 पार्ट होगा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो हम देखें थोड़ा सा, एक आपको मैं फ्लो चार्ट बता देता हूँ तब उसको हम पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ आपको ऐसा दिख रहा होगा फ्लो चार्ट में कि देखिए ये टिश्यू या ऊतक है, ठीक ना। देखिए टिश्यू है, एक प्लांट टिश्यू होगा, एक एनिमल फ्लू, ये पौधे का होगा, ये जीव जंतु का होगा, ठीक ना। प्लांट टिश्यू को भी फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं टेम्पोररी, एक को बोलते हैं परमानेंट, अस्थायी और अस्थायी, ठीक ना। अब देखिए टेम्पोररी में एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक, ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, मेरिस्टेमेटिक। इसको ऐसे हिंदी बहुत खतरनाक नाम है, मैं दिखा दूंगा। परमानेंट जो है इसका भी 2 पार्ट होता है, इसका एक होता है सिंपल फरल होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक ना। सिंपल में देखिए क्या क्या आता है, पेरेन्काइमा आता है, फिर इसका भी 2 पार्ट होगा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, फिर होगा कोलेरेन्काइमा और एक होगा एस्क्लेरेन्काइमा। इस सबका नाम है, बहुत टफ नाम है, ठीक ना। और कॉम्प्लेक्स में 2 होगा, जाइलम और फ्लोएम। एक एग्जाम में पूछता है, इसको हम बता देंगे डिटेल में। अगला एनिमल्स में जब हम पढ़ेंगे, एनिमल्स का भी देखिए क्या होगा, एक होगा इपीथेलियल टिश्यू होगा, एक होगा कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक होगा, और एक होगा नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको जो मैं बोला कि मेरिस्टेमेटिक, इसी को बोलते हैं हिंदी में क्या, विभज्योतक। ये देखिए क्या होता है, ये प्लांट का वो भाग होता है कि पौधे में कुछ भाग जो हमेशा जो है वृद्धि करता है, तो जो भाग वृद्धि करता है उस टिश्यू का नाम है विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो पार्ट प्लांट ग्रोथ करता है उस टिश्यू का क्या नाम है, मेरिस्टेमेटिक। क्योंकि ये तो
अस्थायी हो गया ना, ग्रोथ करेगा तो फिर उसका लंबाई बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो इसमें जो अगला सीधे हमको है ना आपको पढ़ना यही कि जो है ना आपका परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा प्लांट में होते हैं। इसमें पहला है पेरेन्काइमा। कौन सा है? पेरेन्काइमा। देखिए पेरेन्काइमा का सिंपल काम क्या है, यह जो है ना उत्तक जो है ना पौधे को सपोर्ट करता है और ये फूड को भी स्टोर करके रखता है। क्या रखता है? फूड को भी भंडार करके रखता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ जो ऐसे पेरेन्काइमा होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो जब क्लोरोफिल होगा तो वो करेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। और कुछ ऐसे भी पेरेन्काइमा होते हैं जो वाटर में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना आपका पहला हो गया जो सिंपल वाला में पेरेन्काइमा। इसका भी दो टाइप हो गया, एक का हो गया नाम क्लोरेन्काइमा, दूसरा क्या नाम हो गया? एरेन्काइमा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और जो है दूसरा जो है इसका नाम है कोलेन्काइमा। क्या नाम है? कोलेन्काइमा। ये क्या करता है? सिंपल, ये जो पौधे में जो लचीला प्रदान करता है, जैसे कि आप देखे होंगे किसी भी कोई प्लांट को झुक तो ज़्यादा टूटता नहीं है, तो वो किसके वजह से होता है? वो कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से ही होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। एक और अंतिम उसका नाम है एस्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होता है? ये उत्तक जो है ना पौधे को कठोरता और इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि नारियल जो होता है उसमें छिलका होता है नारियल का, तो इसका मतलब यही है वो जो टिश्यू है वो किसका बना होता है? वो नारियल का, एस्क्लेरेन्काइमा का। ये बात आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन यहाँ क्या कर सकता है? पूछ सकता है, ठीक ना। आगे जो हम लोग इसमें सीधे अब जो है ना आएंगे कि परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू उसको पढ़ेंगे। इसमें दो है मेनली, एक का नाम है जाइलम। क्या नाम है? एक का नाम है जाइलम, एक का नाम क्या है? फ्लोएम। देखिए ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों जो है ना संवहनीय टिश्यू है। मतलब क्या करता है? ये जो है ना मटेरियल को ऊपर से नीचे और नीचे से कहाँ करता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। इसमें सबसे पहला आपका जाइलम है। देखिए जाइलम देखिए किस किस के मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रेकिड से मिलकर बना होता है, वाहिका होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और एक जाइलम फाइबर। फिर चार चीज़ से मिलकर बना होता है, 1 2 3 और 4 चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा ये जाइलम सिंपल क्या करता है, ये जो है ना जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई प्लांट है तो प्लांट का ये जड़ होगा, रूट होगा, ठीक ना। तो इस प्लांट में जाइलम होता है। तो जाइलम क्या करता है? नीचे से यहाँ सॉइल से, मिट्टी से जो है ना वाटर और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करता है? पहुँचाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जाइलम जो है इसका जो मोशन होता है ये बॉटम टू टॉप होता है, ध्यान रखिए। और ये क्या ले जाता है? ये आपको ले जाता है वाटर और खनिज ले जाता है। कहाँ से? सॉइल से, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है अगला फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। ये फ्लोएम भी 4 चीज़ से मिलकर बना हो, तो उतना मत जाइए ध्यान में, उतना डिटेल मत करिए। सिंपल देखिए फ्लोएम करता क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप कोई प्लांट है, मान लीजिए प्लांट का ये लीफ या पत्ता है, ठीक ना। आपको पता है कि लीफ में होता है क्लोरोफिल और यही होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जब यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ फूड बनेगा, भोजन बन जाएगा। तो अब इस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आपका यही फ्लोएम। ध्यान रखिएगा कौन पहुंचाएगा? आपका यही फ्लोएम पहुंचाएगा। फ्लोएम कैसे गति करता है? टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या कर सकता है? पूछ सकता है। ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। अगला हम आते हैं एनिमल टिश्यू में, जंतु टिश्यू में आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका है इपिथेलियमी टिश्यू, जो अभी आपको बताया। देखिए ये क्या होता है? इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम लोग का जो बाहर का जो स्किन या त्वचा है वो किस टिश्यू का बना होता है? वो इपिथेलियमी टिश्यू का बना होता है। चाहे हमारा स्किन हो या हमारे माउथ का अंदर बाहर का जो हमारे मुंह के अंदर जो बाहर का लेयर है वो किसका बना हुआ है? इपिथेलियली टिश्यू का बना। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है उसका जो आउटर लेयर है वो किस टिश्यू का बना हुआ है? इपिथेलियली टिश्यू का बना। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए इसमें जो सीधे अगला एक है कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक, जो हमारे बॉडी को पार्ट को क्या करता है? जोड़ता है। उसमें एक है रक्त, को एग्जाम में पूछ चुका है। ब्लड क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिंग क्या है? टिश्यू है। आप ये ध्यान में रखिएगा। आपको पता है आगे हम पढ़ाएंगे भी, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक ना, डिटेल में देखेंगे उसको। अगला एक है अस्थि या बोन, ये भी जो है ना आपका क्या है? एक जो है ना कनेक्टिंग टिश्यू का क्या है? एग्जाम्पल से, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें अगला जो है ना एक होता है आपका लिगामेंट्स। क्या होता है? जब दो बोन्स को आपस में जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स, या उसको बोलते हैं अस्थि बांधन तंतु। ये भी ध्यान रखिएगा। एक आपका टिश्यू ये भी है कार्टिलेज, उपास्थि, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, खाली एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये नर्वस
टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। देखिए आपको मैं डिटेल में इसमें पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा, सिंपल अभी समझिए कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस टिश्यू की जो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट इकाई का नाम क्या है, न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन, देखिए इस हमारे बॉडी में न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है, जो भी मैसेज पास होता है इसी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, पास होता है। सिंपल ध्यान रखिएगा, नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन्स कहलाता है। इसको हम डिटेल में क्या करेंगे, आगे इसको देखेंगे। अब सीधे हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी में आते हैं। इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। देखिए इसी लाइफ प्रोसेस के तहत जो है हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो चूँकि मेरा एनसीईआरटी ही बेस है, एनसीईआरटी के बेस का यूज करते हुए हम लूसेंट को भी कवर कर लेंगे। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ने में हम लूसेंट का कम यूज करेंगे, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी डिटेल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ था। हम इसको कहाँ से पढ़ेंगे, मेनली लूसेंट में आपको दिखा के पढ़ा देंगे। देखिए यही पढ़ने का तरीका है, किस बुक से कौन सा क्वेश्चन आएगा हमको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो लूसेंट जो है यहाँ फॉर एनसीईआरटी जो है इस लाइफ प्रोसेस में दिया है, लेकिन बहुत कम दिया है। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज होगा मैं इस बुक को भी दिखाऊंगा और फिर आपको लूसेंट का भी हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। देखिए लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। देखिए आपको पता है कि एक जो टर्म होता है उसका नाम है पोषण। क्या नाम है, पोषण। इस पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है आपका, ये मेनली दो तरह का होता है। देखिए इसमें पहला एक होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी। देखिए स्वपोषी को जो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक। एक होता है विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी। ये जो आपका जो विषमपोषी होता है, इसको जो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक, ठीक ना। तो अब देखिए सिंपल इसमें क्या होता है आपका कि इफ़ दोनों न्यूट्रिशन में हम लोग क्या होता है कि जो स्वपोषी है, जो ऑटोट्रोपिक होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट में होता है। ये अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। और हम लोग जो विषमपोषी जिसमें हम लोग आते हैं, अपने फूड के लिए हम प्लांट पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है, जो स्वपोषी किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं वो देखेंगे। खास करके इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे और फिर हम तब बाद में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है या जो स्वपोषी प्रक्रिया होता है उसको हम डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इसमें सिर्फ सिंपल जो आपका सबसे कॉमन सी बात है कि आपको पता है कि जो भी प्लांट होता है, प्लांट में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और उसी क्लोरोफिल की वजह से जो है ना फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा मैं एक बेसिक और जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्लांट का इस तरह कोई लीव या पत्ता है, ठीक ना, ऐसा है, ये लीव है, पत्ता है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, इस लीव पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। इसका क्या काम है, इसी रंध्र से जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब लेता है और इसी एस्टोमेटा से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। और इसी एस्टोमेटा से जो है ना वाटर का भी क्या होता है, बाहर निकलना होता है। तो एस्टोमेटा से देखिए क्या क्या चीज़ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और जब वाटर निकलता है प्लांट से, जब आप सुबह सुबह देखते होंगे कि पत्ते पर छोटे छोटे पानी के बूंद होते हैं, आखिर वो कहाँ से आया है, वो इसी एस्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो किसी भी प्लांट के लीव पे जो है ना एस्टोमेटा होता है और साथ ही साथ यहाँ जो रंग का जो हरा है प्लांट पत्ते का, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्लोरोफिल है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से यहाँ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। आइए देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या, देखिए सबसे देखिए पहला सिंपल देखिए क्या होता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से ले लिया। फिर ये वाटर कहाँ से लिया, सॉइल या मिट्टी से ले लिया। अब देखिए क्लोरोफिल है और सन की लाइट के प्रेजेंट में ये करेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण विधि करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 और क्या क्या निकालेगा, वाटर भी इसका प्रोडक्ट बनेगा और फिर ऑक्सीजन भी बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या क्या किसकी किसकी मात्रा घटेगी या क्या क्या कच्चा माल चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। क्या क्या प्रोडक्ट या क्या क्या उत्पाद निकला,
ग्लूकोज निकला, ऑक्सीजन निकला और आपका वाटर की भी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही आपको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, यही लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक ना। और ये बात आप इसमें क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका यही देखिए आपका है रंध्र या एस्टोमेटा जो लीफ पे पाए, देखिए यहाँ पे रंध्र है, यही जब लाइट निकले ये मुंह खुल जाता है और दिन में क्या, रात में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि पत्ती की सतह सरफेस पर माइक्रो कुछ रंध्र या छिद्र होते हैं, इसी में फोटोसिंथेसिस के वजह कारण जब होता है तो गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान इसी छिद्र या स्टोमेटा के थ्रू होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इन स्टोमेटा से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये जो है ना कोशिकाओं के कार्य पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, खुलेगा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए एक एनफैटिक यहाँ फैक्ट भी है, जो भी लैंड पे जितने भी प्लांट होते हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल कहाँ से लेता है, वो जड़ों की मिट्टी से ले लेता है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम ऐसे पदार्थ जो है ये भी मिट्टी से क्या करता है, ये लेता है। और नाइट्रोजन एक आवश्यक एलिमेंट है जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिट्टी जो प्लांट जो है कहाँ से क्या करता है, लेता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे वही हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी पोषण। इसमें सिंपल सी बात है, सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें देख लीजिए, आपका एग्जाम में पूछा था एक बार अमीबा। देखिए अमीबा चूँकि ये भी अपने प्लांट भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होता है, तो अमीबा जो है ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है या यूनिसेलुलर क्या है, जीव है। तो ध्यान रखिएगा अमीबा हो या पैरामीशियम हो, ये लोग एक ही कोशिका के जीव हैं। तो ध्यान रखिएगा अमीबा जो है ये जो है इसके पास एक होता है सूडोफोडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या पुटपाद। इसी स्ट्रक्चर के वजह से ये अपना फूड को क्या करता है, अपने अंदर लेता है। इंग्लिश का नाम है सूडोफोडिया, ध्यान रखिएगा, या हिंदी का नाम पदार्थ। देखिए मान लीजिए कोशिका है, ठीक ना, ये अमीबा है, ये अमीबा केंद्रक है। अब देखो एक फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, अब देखिए जैसे फूड पार्टिकल यहाँ आएगा तो अमीबा का ये जो पार्ट है, ये जो इसको बोलते हैं सूडोफोडिया या पदार्थ, ये खुल जाता है और ये पूरा फूड पार्टिकल निकल गया, चला गया अंदर और ये पूरा के इसका डाइजेस्ट हो जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में बार पूछ चुका है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन के बारे में। देखिए जो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, आपको पता है हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी होता है उसमें जो है ना इस तरह का जो है ना आपका ये पूरा न्यूट्रिशन का क्या है, प्रोसेस है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा, यहाँ ये माउथ है, इस तरह से इसोफोगस होते हुए, यहाँ पे अमाशय स्टमक होते हुए, फिर यहाँ स्मॉल इंस्टाइन, यहाँ लार्ज इंस्टाइन है और अंतिम जाके यहाँ मेरा भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ये सारा हम प्रोसेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है, और ये हम इसको ना एनफैटी प्लस लुफेंट दोनों से क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, हम जो है ना अपना भोजन जो है इस मुँह से क्या करते हैं, निगलते हैं, ले लिए। अब यहाँ हम क्या करते हैं, मेरे पास दांत है, टीथ है, उसको भोजन का क्या करते हैं, चबाता है। और यहीं पे आपका जो है ना क्या है, एक जो है ना सलीवा ग्लैंड है या सलेवरी ग्लैंड है, जिसको हम लाल ग्रंथि बोलते हैं। और यहीं से जो है ना आपका सलेवरी यहाँ देखिए जो सलेवरी ग्लैंड या जो लाल ग्रंथियाँ होती है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सलीवा या लार निकलता है। तो जो लार या सलीवा होता है उसमें 99% वाटर या पानी होता है और 1% एंजाइम होता है। तो ये कौन से दो एंजाइम होते हैं, एक का नाम है टाइलिन, एक का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, टाइलिन और लाइसोजाइम। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कहानी बस ये था कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो अपने मुंह से खाना अंदर लिए, यहाँ पे दांत उसको भोजन को कई ब्रेक में तोड़ा, फिर इसी साथ साथ यहाँ से आपका सलेवरी ग्लैंड से आके कई सारे एंजाइम्स और लार मिलते हैं। तो अब जब यहाँ के बाद ये फूड इस ग्रासिका या इसोफोगस के थ्रू होके पहुँचता है अमाशय या कहाँ, स्टमक के पास। कहाँ पहुँचता है, मेरा स्टमक के पास। अब देखिए स्टमक में क्या क्या होता है उसका मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। देखिए जब फूड स्टमक या अमाशय में पहुँचता है तो यहाँ लगभग 4 घंटे रहता है। पहली बात, यहाँ जब पहुँचता है अमाशय में तो यहाँ पर एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है पाइलोरिक ग्रंथि से, ठीक ना। कौन सा, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह जो है ना एक येलो रंग का होता है और ये एसिड होता है। क्या होता है, एसिड या अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ से
स्टमक से ही आपको HCl भी निकलता है। क्या निकलता है? HCl ही। ये HCl क्या करता है, भोजन में जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। और यही HCl जो है ना फूड को जो है एसिडिक बना देता है, पूरा अम्लीय बना देता है, जिससे लार की जो सेलिवा की जो टैलिन की क्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर आमाशय में निकलने वाले जो जठर रस है, यहाँ भी दो एंजाइम होते हैं, एक है पेप्सिन और एक क्या है, रेनिन। तो ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक कर वो सिंपल पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, और रेनिन जो है ये दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजोज को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरासिनेट के रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। ये थोड़ा डेटा याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछता है। स्टमक से भोजन निकलने के बाद आपका कहाँ आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, पक्वाशय में आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ से जो है ना, यहाँ लीवर यकृत से एक जूस निकलता है, उसका नाम है पित्तरस या बाइल डक्ट, यहाँ से निकलता है। और यहाँ जो जूस निकलता है, अब अभी तक फूड मेरा एसिडिक है, अब यहाँ आके बेसिक या क्षारीय हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पेनक्रियाज या अग्नाशय से, उस पेनक्रियाज से उससे कई तरह के वहाँ से भी जूस निकलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। देखिए, पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रिप्सिन जो क्या करता है, यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में चेंज करता है, ये भी पूछ सकता है। एमाइलेज क्या करता है, यह मान या स्टार्च को जो है ना शर्करा या शुगर में क्या करता है, चेंज करता है। और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में क्या करता है, चेंज करता है। एक सब कहाँ हो रहा है, ये सब आपका जो है ना पेनक्रियाज या अग्नाशय जो निकलता है वो यहाँ हो रहा है, ठीक ना। अगला फूड कहाँ पहुँचता है मेरा, छोटी आंत या इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टाइन में पहुंचती है, और यहीं पे भोजन का पूर्ण जो है ना पाचन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहीं भी बचे हुए भोजन का क्या एब्जॉर्प्शन या अब्सॉर्प्शन भी आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। पहली बात, इरेप्सिन जो शेष प्रोटीन और पेप्टोन को ये एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रोज यहाँ से निकलता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है, ये पूछ रहा है एग्जाम में। लैक्टोज को, यहाँ लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज यहाँ यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में क्या करता है, चेंज कर देता है। और यहाँ पे जो है ना सिंपल सी बात यह है कि इस छोटी आंत या स्मॉल इंस्टाइन में जो है ना आपका भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और किसका किसका देखिए यहाँ लिखा भी है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यही स्मॉल इंस्टाइन में क्षुद्रांत, यहाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का पूरी तरह क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ये ध्यान में आपको रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर चुका है, कई बार आपसे पूछ चुका है। बाकी जो मैं ये सब जो लाइन लिखा हुआ है सब मैं आपको लुफेंट फीका कर दिया, बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसमें लैंग्वेज में लिखा वहाँ पर टेबल में, तो आपको जल्दी वहाँ से क्या आएगा, समझ में आएगा लुफेंट, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी क्या कर दिया, नहीं बताया, ठीक ना। अब देखिए जो हमारे जो ऑर्गन जो भाग लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें सबसे पहला लीवर है। देखिए इस क्वेश्चन पूछता है इससे कभी कोई, लीवर यकृत। देखिए ये सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे बॉडी का। इसका वेट याद कर लीजिए, 1.5 से लेकर 2 kg तक होता है, ठीक ना। यहाँ से जो है ना जो पित्तरस जो निकलता है, जो बाइल जूस निकलता है, वो यहाँ पे एंजाइम में निकलता है, जिससे और भोजन पचने की प्रक्रिया क्या तेज हो जाती है। इसमें आपको सिंपल ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि फाइब्रिनोजेज जो नामक प्रोटीन का उत्पादन यही लीवर से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से क्या करता है, रोकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखें। और जो मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यकृत लीवर में थोड़ा आयरन भी, कॉपर भी, विटामिन भी को संचित ये क्या करता है, रखता है। और ये शरीर के तापमान को भी बैलेंस बना के रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर भोजन में जहर है कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे के मारा गया है, उसकी मृत्यु का पता जो है इसी लीवर से पता चलता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका लीवर का हो गया। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट आपका है पेनक्रियाज या अग्नाशय। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि है। देखो ये दोनों टाइप का होता है। ये क्या होता है, एक नालिकाहीन मतलब कि इंडोक्राइन भी होता है, और ये बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो जूस निकलता है उसमें 99.8 वाटर होता है, बाकी इसमें सॉल्ट या एंजाइम होता है। ये कैसा होता है, ये होता है एसिडिक, बेसिक का होता है, ये क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। इसका pH 1 कितना होगा, 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पे जो है ना आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक भी कहते हैं। और एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। ये भी क्वेश्चन पेपर से पूछ चुका है, एंजाइम्स मूलतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसमें एक और टॉपिक है लैंगरहैंस। ये देखिए क्या है, इसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। इसमें सिंपल ये कहा है
कि इसमें बीटा सेल से इन्सुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकॉन निकलता है और गामा सेल से ना सेमेस्टोटोनिक नामक हार्मोन क्या करता है, निकलता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है इन्सुलिन, ये बीटा सेल से निकलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी खोज जो है ना फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था और पहली बार 1922 में लियोनार्ड थॉमसन नाम का आदमी ने इन्सुलिन के इंजेक्शन का क्या किया था, खोज किया था। और ध्यान रखिएगा कि इन्सुलिन अगर कम मात्रा में निकलेगा तो क्या हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। और अगर जो ये अधिक निकला तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम का बीमारी क्या हो जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो इसमें मेन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए एक आपको ये भी था टेबल, एक बार याद रख लीजिएगा, बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया है। जैसे कि सेलिवा ग्रंथि जो लाल ग्रंथि, देखिए यहाँ से टैलिन और माल्टोज निकलता है। टैलिन जो है ना मंड को माल्टोज में चेंज करता है, माल्टेज फिर क्या करता है माल्टोज में और इसको ग्लूकोज में चेंज करता है। यहाँ देखिए जठर रस से पेप्सिन निकलता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है, रेनिन को केसिन में, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट बोलते हैं। यहाँ पेनक्रियाजी जूस से जगनाशय देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज सब निकलते हैं, किसको क्या चेंज करता है ये देख लीजिएगा। और अंतिम में जो आपका जो छोटा आंत जो है जो स्मॉल इंस्टाइन पे देखिए इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, गोल्डकोज, लाइपेज किसको किस में चेंज करता है, एक बार डेटा एक बार ना 2-3 बार याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से क्या कर देता है आपसे पूछ देता है। अब देखिए पाचन तंत्र के बाद अपना अगला है श्वसन, मतलब कि रेस्पिरेशन सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल जो हम भोजन करते हैं वो भोजन अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है ना हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या देगा, एनर्जी या ऊर्जा देगा। तो अब देखिए यहाँ जो रेस्पिरेशन जो होता है, जो श्वसन होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। सिंपल मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर ले आता हूँ फिगर पर, यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए जो कुछ रेस्पिरेशन जो होता है, कुछ जो श्वसन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन पूरी तरह प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिखा यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ देखिए ग्लूकोज आया हमारे बॉडी में, ये कहाँ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में जाएगा, तो ये ग्लूकोज चेंज होता है पायरोविट में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से फिर क्या होता है, 2 प्रोसेस, एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलेगी, ऊर्जा क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। 2 और है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। इसमें एक है आपका जहाँ ऑक्सीजन का जब कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये हमारे मांसपेशी में होता है। जब भी हम कभी लगातार लगातार 1 घंटे तक बैठे रहते हैं तो हमारे जो है ना पैर में ने जाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लैक्टिक एसिड बन गया। एक क्वेश्चन पूछा है, आखिर जब कोई धावक कोई दौड़ता है या हम लगातार बहुत देर तक बैठे रहते हैं हमारा पैर जाम हो जाता है, मतलब क्या है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। वहाँ भी रेस्पिरेशन होता है लेकिन वहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और एक ईस्ट में होता है, वहाँ पूरी तरह ऑक्सीजन होता ही नहीं है, यहाँ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। आप ये ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 तरह का, एक जहाँ ऑक्सीजन होता है, बाकी जहाँ ऑक्सीजन होता भी है और एक में नहीं भी होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ईस्ट में इथेनॉल बनता है और ये हमारा लैक्टिक एसिड जो है इस प्रोसेस से क्या होता है, बनता है। ये एग्जाम आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट जो सिस्टम हमको पढ़ना है उसका नाम आपका जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ना जो मेन जो ऑर्गेन जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आपका है हार्ट या हृदय है, ठीक ना। दूसरा जो इसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है उसका नाम आपका है ब्लड। कौन सा पार्ट है, ब्लड। और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे होके ब्लड क्या होता है, बहता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें हृदय हो गया हिंदी में अगर बोलेंगे, दूसरा क्या हो गया, रक्त हो गया, तीसरा क्या हो गया, रक्त नालिकाएँ होगी, क्या हो गई, रक्त नालिकाएँ होगी। देखिए सिंपल क्या होता है, ये हार्ट जो है हमारे शरीर का एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक ना। जैसे हमारे घर में जो मोटर है, जो पानी जिससे हम लोग नीचे पानी जिसे हम निकालते हैं, तो मोटर क्या, जब मोटर ऑन करते हैं तो मोटर क्या पंप ही तो करता है, जो नीचे से पानी ऊपर क्या खींचता है। तो हमारे भी बॉडी में जो हार्ट जो है ये पंपिंग का काम करता है। और देखिए अगर मान लीजिए कि मोटर है घर का, तो मोटर से इस तरह का पाइप जुड़ा हुआ है, तो ये पाइप हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स है। और इस पाइप होकर फ्लो क्या होता है, पानी घर में, लेकिन यहाँ जो है ना बॉडी में क्या होता है, रक्त फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा। तो और ये जो ब्लड वेसल्स जो होता है हमारे बॉडी में, ये 2 तरह का होता है, इसको लोग पढ़ेंगे। 2 तरह का होता है, कितना होता है, 2 तरह का। एक का नाम इसको हम लोग बोलते हैं सिरा, क्या बोलते हैं, सिरा, जिसको इंग्लिश में नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग वीन्स, क्या नाम देते हैं, वीन्स। और एक होता है आपका धमनी, क्या नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, आर्टरीज, क्या नाम होता है,
आर्टरीज नाम होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब इसी तीनों कंपोनेंट के बारे में हमको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि लुसेंट में ना एक देखिए ये हृदय का या हार्ट का देखिए डायग्राम दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंग्लिश टर्म है, तो मैं इंग्लिश का इसको दिखाता हूँ आप लोग को कि इसको कैसे हम लोग इसको नाम याद रखेंगे। देखिए ये जो हमारे बॉडी का हार्ट या हृदय होता है, देखिए इसमें सिंपल सी बात क्या है, हमारे शरीर के जो हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होता है, 4 कक्ष इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपका देखिए ये जो है ये इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। इधर देखिए राइट वेंट्रिकल है और इसका नाम क्या है, राइट आर्ट्रियम है। अगर इसको हिंदी जानना हो, हिंदी थोड़ा टफ है, हिंदी नाम याद करने से अच्छा है कि इंग्लिश ही नाम याद रख लें। हिंदी में बोल देता हूँ, इसका नाम है बायां आलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसका नाम है बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम सेम टू सेम राइट आर्ट्रियम है, दैट मीन्स कि दायां आलिंद है, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, दैट मीन्स क्या है, दायां निलय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंपल सी क्या बात होता है, जब भी कभी हम सांस लेते हैं, सिंपल सी बात है ना, जो सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, ऑक्सीजन का ब्लड जो है इस होकर यहाँ इंटर करता है पल्मोनरी वेन्स से, इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा हिंदी में, इससे इंटर करता है। कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। फिर यहाँ से आने के बाद क्या होता है, ये देखिए एक बॉल्ब होता है इस तरह से लगा हुआ, ठीक ना। तो ये बॉल्ब जब यहाँ पूरा ये जब सांस हम लोग लेते हैं तो ये बॉल्ब ऐसे बंद हो जाता है, और जब ये फुल होएगा यहाँ ब्लड से तो ये बल्ब खुल के फिर कहाँ आया था, ब्लड यहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम से चला कहाँ तक पहुँच गया ब्लड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब यहाँ से क्या होगा, सीधे ये जो है ना इस एरोटा के थ्रू के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसका नाम है महाधमनी। अब फिर ये ऑक्सीजन का ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, और तब जो है ना प्रोसेस होकर फिर वापस आएगा। देखिए अब यहाँ से ये वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, यहाँ से भी आएगा कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, और इधर से भी जो वेना केवा अपर भाग से भी क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहाँ आएगा, और फिर से आएगा कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में होगा। और यहाँ देखिए ये भी बल्ब यहाँ लगा, जब ये भरेगा तो खुल जाता है, फिर यहाँ होके फिर ऐसे होके जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या होता है, निकल जाता है। यही प्रोसेस होता है किसका, आपका हमारे हार्ट का। अब आइए लुसेंट का कुछ मैं बात आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला बात क्या है, हमारा जो हार्ट का जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम होता है, और हमारे बॉडी का सबसे बिजी वाला पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे इसमें 4 चैम्बर होता है, बताया दिया आपको, ठीक ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक शिरा जो बताया, विन जो बताया, ये क्या होता है, एक ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो शरीर से पूरे बॉडी से हृदय की ओर जो ब्लड को ले जाने वाले रक्त वाहिनी को बोलते हैं शिरा, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक शिरा या विन्स एक ऐसा है जो क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ध्यान रखिए शिरा में एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा, क्योंकि इसमें जो ना आपका ऑक्सीजन वाला आता है, ध्यान, ये अपवाद है, ठीक ना। उसी तरह हार्ट से हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले पूरा जो ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, आर्टरी। और इस आर्टरी में जो है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। देखिए यहाँ जो पल्मोनरी वेन्स है, वेन्स का काम क्या है, अशुद्ध वाले को लाना, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ला रहा है, ये अपवाद हो गया। और देखिए एक आर्टरी भी, पल्मोनरी आर्टरी जो आप अपवाद है आपका, देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो है ना अशुद्ध वाले जो ब्लड हो इसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। ये 2 ही अपवाद आपको बताया मैं अभी। देखिए हृदय और ब्लड वेसल्स को पढ़ने के बाद अब इसमें बचा, इसमें रक्त या ब्लड। देखिए आपको पहले पढ़ाया था मैं, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। पहली बात, मानव शरीर में रक्त का जो मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ये ध्यान रखिएगा। और रक्त हालांकि होता है क्षारीय, जिसका पीएच मान 7.4, ये एनसीईआरटी का डेटा, ये आप याद रख लीजिएगा, 7.4 होता है। एक जो एडल्ट मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर क्या होता है, कम होता है। देखिए ब्लड में 2 तरह की चीज़ होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधानु या जिसको ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ठीक ना। देखिए प्लाज्मा क्या है, यह रक्त का ही अजीवित तरल भाग है। इस रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा ही होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो
60 भाग में भी 90% भाग वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, इतना % लवण होता है और ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा में क्या क्या हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, सॉल्ट हो गया और ग्लूकोज हो गया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए प्लाज्मा का भी वही काम है कि ये पचे हुए भोजन और हार्मोन्स को शरीर में क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। एक और है सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल देंगे तो शेष प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। ध्यान, अगला वही ब्लड का पार्ट उधानी या ब्लड सेल भी बोलते हैं इसको। ये ब्लड का 40% भाग हो गया। इसमें देखिए 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक ना। देखिए आरबीसी, देखिए यहाँ इसको एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए आरबीसी का पहला, इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऊंट और लामा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। इसके बाद यहाँ देखिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण लीवर और प्लीहा में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो जानने लायक चीज़ है, इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। किसका, आरबीसी का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसकी मृत्यु लीवर और प्लीहा में हो जाती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना एक हीमोग्लोबिन होता है जो हीम नामक पिगमेंट से बना होता है। इससे इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ध्यान रखिएगा। और हीमोग्लोबिन में जो लौ कंपाउंड पाया तो उसका नाम है हीमेटिन। क्या नाम है, हीमेटिन। बाकी देखिए आरबीसी का काम वही है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, ट्रांसफ़र करना, ध्यान रखिएगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, रक्तहीनता बीमारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। थैलेसीमिया जब रोग होता है उसमें ये आरबीसी नहीं बनते, ये ध्यान रखिएगा। अगला है डब्ल्यूबीसी व्हाइट। और देखिए इसमें क्या है, ये जो है ना सिंपल, इसमें केंद्रक न्यूक्लियस होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, निम्फ नोड और कभी कभी लीवर और प्लीहा में भी होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब चीज़। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसका मेन काम क्या है, हमको रोगों से बचाना, संक्रमण से क्या करना, बचाना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला वही प्लेटलेट्स का देखिए सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है, प्लेटलेट्स जो है इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कहाँ, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी मृत्यु कहाँ, प्लीहा में होता है। और ये रक्त का थक्का जन्म क्या करता है, मदद करता है। और जब किसी को डेंगू बीमारी होता है, इसी प्लेटलेट्स की काफ़ी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे लोगों की मृत्यु भी संभव है। आप ये ध्यान में रखिए। देखिए रक्त का जब बनने का प्रोसेस, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, देखिए क्या होता है। पहले थ्राइबोप्लास्टिन किसके साथ मिला, प्रोथ्रोम्बिन के साथ, फिर कैल्शियम के साथ क्या बना, थ्रोम्बिन बना। फिर थ्रोम्बिन के साथ आके क्या मिला, फाइब्रिनोजेन, फिर क्या बना, फिब्रिन बना। और फिब्रिन के साथ तब ये ब्लड कॉम्प्लेक्स मिला, और तब जाके क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। ये पूरा प्रोसेस। और ध्यान रखिएगा जो इसको कौन सहायता करता है, के, विटामिन के सहायता करते हैं। विटामिन के रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का है, फाइब्रिनोजेन है। ये भी एग्जाम में क्या कर चुका, आपका पूछ चुका है, आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए इसमें एक और है, यही टॉपिक है, ब्लड ग्रुप है। देखिए सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप का जो खोज जो है लॉर्ड लेन स्टीनर ने किया था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखिएगा। फिर देखिए मनुष्य के ब्लड की भिन्नताएं का मुख्य कारण क्या है, आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रक्त में जो डिफरेंट ग्रुप होता है वो किसकी वजह से होता है, आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन की वजह, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार होता है, ए और बी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसमें देखिए सिंपल ये ध्यान रखना है, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंट उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला जिसमें एंटीजन ए होता है, ए वाला हो गया, बी वाला बी हो गया। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसको ए बी वाला बोलते हैं। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। इसमें सिंपल आप ध्यान सिंपल ये रखिएगा, एग्जाम में सिंपल ये पूछता है, बाकी तो ठीक है। इसमें सिंपल ध्यान रखिएगा कि ओ को जो है हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और ए बी वाले को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ये आप मैंने क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा। एक और देखिए लिक्विड होता है, उसका नाम है लसिका। क्या नाम है, लसिका। देखिए लसिका भी एक लिक्विड है। इसका रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, ध्यान रखिएगा। और लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। देखिए लसिका का निर्माण सिंपल लिम्फोसाइट में होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लसिका घाव भरने आपको क्या करता है, मदद करता है। ये कुछ डेटा से याद रखिएगा। अब देखिए इसमें अगला है मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन सिस्टम। देखिए सिंपल इसमें क्या है, इसमें जो मेनली में जानना चीज़ आपको यही है कि आपको पता है कि जो इसकी जो सबसे छोटी जो इसमें सबसे बड़ा तो एक तो आप देखिए किडनी, देखिए 2
एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, किडनी ध्यान रखिएगा। और जो किडनी जो होता है आपका, किडनी की जो सबसे जो छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, विकराणु या नेफ्रॉन। अब देखिए हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो जिससे हमारा वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट लेते हैं, देखो भाग लेते हैं। पहले तो किडनी लेता है, तो फिर स्किन से भी निकलता है, लीवर से भी, और फेफड़ा। तो हम पूछेगा हमारे बॉडी का कौन कौन सा भाग है जिससे कि वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसका नाम पहला किडनी, स्किन, लीवर और फेफड़ा। देखिए सिंपल सी मैं किडनी का सिंपल से ध्यान ये रखना है कि इसकी सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्या पढ़ना है आपको कि जो हम लोग जो यूरिन या जो होता है, यूरिन जो हम लोग का होता है यूरिन, उसमें देखिए क्या होता है कि 95% जल होता है, 2% सॉल्ट होता है, इतना % यूरिया होता है और इसमें यूरिक एसिड होता है। पूछेगा कि यूरिन में क्या क्या होता है, ऑप्शन देगा A B C D। तो आप देखिए जल भी लिख देगा, नमक भी लिख देगा, यूरिया भी लिख देगा और आपका यूरिक एसिड भी लिख देगा। आप इसमें ई ऑप्शन मार दीजिएगा। देखिए यूरिन का जो रंग पीला होता है, इसमें एक यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट होता है और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के खंडन विखंडन से ही क्या होता है, बनता है। और जो यूरिन का जो मान है pH वो 6 होता है क्योंकि एसिडिक होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो किडनी में कभी जो पत्थरी जो बन जाता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, किडनी का भाग काम हो गया। आ गया स्किन। देखिए स्किन से भी जो है ना कुछ वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसमें क्या है, जैसे आपका जो पसीना निकलता है इससे निकलता है, ध्यान रखिएगा। लीवर से भी निकलता है और फेफड़ा से भी, जब हम लोग कभी कुछ खाते हैं ढकार होता है तो वही है, तो लंग से ही होता है। ये आप चारों कंपोनेंट का याद रखिएगा, इससे आपका चीज़ें ये होता है। देखिए अगला जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका ब्रेन हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अब इसमें नेक्स्ट हमको ब्रेन के बारे में पढ़ना है। देखिए ब्रेन का जो है ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का बुक का फिगर है। देखिए ब्रेन को मेनली हम लोग जो है ना 4 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक फोर ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये है हिंड ब्रेन, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। इस हिंड ब्रेन में देखिए क्या क्या है, पोन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम है। सेरेबेलम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क है, ठीक ना। फिर देखिए ये जो है ना मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है ये वाला, देख रहे हैं। और यहाँ देखिए ये सेरिब्रम है, ये इधर ये क्या है, सेरिब्रम है। तो हम लोग को जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन ये पूछता है कि सेरिब्रम का क्या काम है, पूछ देता है कभी। हाँ एक छूट का, यहाँ देखिए ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पूछता है क्या सेरिबेलम का क्या काम है, ठीक ना। तो हम लोग इसके सारे फंक्शन को क्या करेंगे, देखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये अग्र मस्तिष्क आगे का भाग है, फोर ब्रेन है, ये सेरिब्रम है, सेरी क्या है, ब्रह्म है यहाँ ऊपर में, ठीक ना। और ये क्रेनियम है जिसके ढका होता है, ब्रेन जो हमारा इसी क्रेनियम से क्या होता है, ढका होता है। एक तरफ स्कल है, ठीक ना। और इधर क्या आपका मिड ब्रेन है, ये पीछे का है, ठीक, सॉरी मध्य वाला है, ठीक ना। और यहाँ आपका हिंड ब्रेन है, ये जो है ना इसको हम अनुमस्तिष्क बोलेंगे। इसमें पोन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम है, ये ध्यान रखिएगा। हम मेनली इसका काम पूछेगा, सेरिबेलम का पूछेगा, मेडुला का पूछता है, हाइपोथैलेमस का पूछता है और आपका मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है ये पूछता है। और यहाँ देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम जो है लुसेंट में अच्छे से दिया है कि किसका किसका काम है, क्योंकि हमको वही पूछता है बीपीएससी कि किसका किसका क्या काम है। देखिए जो सेरिब्रम जो आपको दिखाए थे हम, जो सबसे ऊपर में होता है, उसका देखिए काम क्या है, ये सबसे विकसित भाग है, पहली बात तो, ठीक ना। यह बुद्धिमत्ता, इस मेमोरी, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञानवाणी और चिंतन का केंद्र है, थिंकिंग का सेंटर है, ठीक ना। और जो भी हमको ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, नाक, कान से जो भी मैसेज प्राप्त होता है, यही इसको क्या करता है, विश्लेषण करता है और इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। कौन है, सेरिब्रम, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए थैलेमस जो नीचे होता था, देखिए थैलेमस ये ठंडा, गर्म, दर्द पहचानता है। अगला है हाइपोथैलेमस, देखिए ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। यह क्या करता है, पहली बात तो ये जो है ना, यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जो इंडोक्राइन ग्रंथि से जो निकलता है हार्मोन्स, उसको भी कंट्रोल करता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है वो भी हार्मोन इसमें शामिल होता है। यह भूख लगाता है, प्यास, तापमान, प्यार, घृणा आदि का केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस है। बीपी, ब्लड प्रेशर, पसीना, गुस्सा, खुशी सब इसी के नियंत्रण। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए
ये सेरिबेलम, ये क्या है आपका सेरिबेलम, जो सबसे नीचे होता था, मतलब कि जो आपका हिंड ब्रेन में होता था। ये देखिए शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, ये ध्यान रखिए। और ये देखिए अंतिम जो मोडुला था, इसका देखिए क्या काम है, यह मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य काम क्या है, इसका भी काम बीपी को देखना है। आहार नाल में जो इसोफेगस है उसको बढ़ाना है, घटाना काम है। जो भी ग्लैंड है उससे जो हार्मोन्स निकले उसको ये कंट्रोल करता है। हृदय की धड़कन, श्वसन पर नियंत्रण करता है। और जो हम लोग को वोमिटिंग या उल्टी होता है, ये सब भी जो है ना आपका इसी की वजह से होता है। फॉर यहाँ तक देख लीजिए फिर से, ये मोडुला क्या करता है, ये मस्तिष्क के पीछे भाग में होता है। पहली बात, इसका काम क्या है, पहला बीपी को कंट्रोल करना। जो हम लोग इसोफेगस जो आहार नाल से जो भोजन लेते हैं उसको घटाना बढ़ाना, उसके एरिया को। फिर यहाँ हृदय की जो धड़कन होता है उसको कंट्रोल करता है। सांस जो हम लोग लेते हैं उस पर कंट्रोल ये रखता है। और उल्टी जो वोमिटिंग होता है यही इसको कंट्रोल करता है। ये बात आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें एक बार इसको याद ही रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो बताया खास करके सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और अंतिम आपका मोडुला, इससे क्वेश्चन आप कन्फर्म एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए हम लोग कुछ हार्मोन्स पढ़ेंगे। हार्मोन्स जो आपको पता है ग्लैंड या ग्रंथि से निकलता है। देखिए ये जो है ना आपका जो है ये मेल का फिगर है और इसका है फीमेल का। देखिए कितने कितने ग्लैंड या ग्रंथि हमारे बॉडी में होता है वो देख लीजिए। ये पहला कौन सा है, मेल है, पुरुष है। देखिए यहाँ पेनाइल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ सबसे टॉप में होता है। यहीं देखिए हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, यहाँ देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड है, यहाँ थाइमस देखिए यहाँ पे है, यहाँ पेनक्रियाज या अग्नाशय है, यहाँ देखिए एंड्रिलन ग्लैंड है और अंतिम में क्या है, टेस्टिस है। देखिए फीमेल में देखिए क्या है, यहाँ भी पैनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ देखिए होता है। फिर देखिए यहाँ भी थायराइड है, यहाँ पैराथायरॉयड है, सेम टू सेम थाइमस है, सिर्फ यहाँ ओवरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का क्या क्या काम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ये सबसे मास्टर ग्लैंड है। पहली बात ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मास्टर ग्लैंड कौन सा कहलाता है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक ना। उसके बाद जो है यह कपाल की एस्फेनाइड हड्डी में धसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इसका कुछ नाम याद रखना, जैसे एक का नाम है STH, ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है। यह शरीर की वृद्धि करता है, हड्डी की ग्रोथ करता है, ठीक न। और अगर ये अधिक निकला तो ये हो जाएगा क्या, आपको भीमकायत बीमारी हो जाएगा या एग्रोमिलिगी बीमार हो जाएगा। अगर कम निकट आप बौना हो जाइएगा, ये भी पूछ सकता है। अगला है TSH हार्मोन्स, इससे क्या होता है, यह जो थर्ड ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो मेरा इंपॉर्टेंट वही बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है ना आपका, हाँ ये देखिए आप ध्यान रखिएगा, दो हार्मोन्स, एक तो एस्ट्रोजन ये फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, ये मेल में होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ चुका है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स किस में होता है, ये फीमेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, ये मेल में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और है ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, ये क्या करता है, जब बच्चा जन्म होता है तो माँ का जो उसमें जो दूध आता है इसी से आता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है आपका, हाँ ये थॉयराइड ग्रंथि, ये भी पूछ चुका है। यहाँ सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, थॉयराइड या अपटू ग्रंथि क्या है, यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रेकिया के दोनों लैरिंक्स के नीचे होता है, ठीक ना। यहाँ से क्या निकलता है, आयोडीन, ध्यान रखिए। अगर यहाँ से अगर कम निकलेगा ये हार्मोन्स तो आपको आयोडीन जो है ना कम हो जाएगा आपके बॉडी में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है अगर आपको थॉयरोक्सिन कम निकलेगा, देखिए क्या क्या हो जाएगा, आपको जड़ बनापता मतलब क्रिएटिनिज में रोग हो जाएगा, मतलब कि ये बच्चों में होता है। इसमें क्या बच्चों का मानसिक और शारीरिक वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर देखिए लिखा हुआ है ये घेंघा गायटोर बीमारी, देखिए ये आयोडीन कमी से होता है, ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। ये घेंघा बीमारी किसके वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो है ना इम्पोर्टेंट जो है, हाँ ये यहाँ पे एक है आपका आपका यहाँ एक अधिविक्र या इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होता है, इसको सिंपल एग्जाम में पूछा था। यहाँ जो हार्मोन्स निकलता है उसको होता है लरो उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, बस आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है ना कुछ और भी है, जैसे कि कुछ ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि यहाँ पे एक है वही आपको बता दिया, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है आपका, देखिए मेल में होता है, ये आपको बता दिया, इसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए इसमें कुछ और एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ ऐसे फ्लावर्स या पुष्प होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। जो फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल, पुरुष और
महिला का दोनों का पार्ट होता है, मतलब नर और मादा दोनों पार्ट होता है एक ही फ्लावर में, ठीक ना। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किसी फ्लावर में होता है तो उसके पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें मेल का पार्ट है, कौन कौन सा फीमेल का पार्ट है। देखिए फ्लावर में मेल के पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन, क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक ना। हिंदी में इस स्टेमेन का नाम है पुंकेसर, क्या नाम है, पुंकेसर। और इस पुंकेसर या स्टेमेन में दो पार्ट है, एक है फिलामेंट जिसको बोलते हैं तंतु, एक है एंथर, एंथर को बोलते हैं परागकोश, इसी में स्पर्म रहता है उसका, परागकोश में, एंथर में ही, ठीक ना। फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल। और ये पिस्टिल जो है इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक ना। इस पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे देखिए ये जो पिस्टिल है, देखिए सबसे टॉप में स्टिग्मा है, स्टिग्मा बोलते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र, बीच में स्टाइल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्तिका। और यहाँ देखिए ओवरी आई क्या है, अंडाशय है। तो अब देखिए क्या है, ये जो एंथर जो है जिसको हम परागकोश बोलते हैं, इसी में जो है ना पोलन ग्रेन होता है, मतलब कि पराग कण होता है। यही पराग कण जब या तो वायु हवा के द्वारा या तो किसी कीड़े के द्वारा या किसी इंसेक्ट या मधुमक्खी के द्वारा, जब यहाँ अगर कोई मक्खी या कीड़ा जब इस एंथर पे या इस परागकोश पे बैठेगा तो उसके पैर में पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, और ये जब उड़ के यहाँ आ जाएगा इस स्टिग्मा में, तो वो पूरा जो है ना आपका पोलन ग्रेन यहाँ से होते हुए इस ओवरी तक क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। तब यहाँ हो जाता है इसका क्या, फर्टिलाइजेशन या निफेचन हो जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा पिस्टिल में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और मेल में 2, एक एंथर और क्या होता है, फिलामेंट होता है। मैं इसका हिंदी बहुत ही टफ है, इसलिए मैं इंग्लिश के बुक को लेकर आप लोगों को क्या कर रहा है यहाँ बता रहा हूँ, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल को हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी, या तो उसमें स्टेमेन का पार्ट होगा या तो पिस्टिल का पार्ट होगा। जैसे एक इसमें आपका है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पपाया या पपीता, और एक वाटरमेलन इसको बोलते हैं तरबूज, ठीक ना। ये 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, उस फ्लावर में पिस्टिल और स्टेमेन दोनों क्या होगा आपका उसमें रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। जैसे कि एक में इसमें सरसों का है या गुड़हल का जो फूल है, ये सब क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों क्या होता है, पार्ट होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछेगा। एक और यहाँ पे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो बताना मैं भूल गया, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ही फ्लावर का ये एंथर या जो पोलन ग्रेन, ये जो स्पर्म है, अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा होकर ओवरी तक पहुँच जाए, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं स्वपरागन। अगर मान लीजिए इस स्टिग्मा में या इस ओवरी में किसी दूसरे पुष्प या फ्लावर का ये एंथर या पोलन ग्रेन आ जाएगा इसमें, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, मतलब पर परागन। ये ध्यान रखें, मतलब अगर एक ही सेम फ्लावर का अगर एंथर का जो पोलन ग्रेन है, जो यहाँ का जो स्पर्म है, यहाँ अगर आ जाए या तो हवा के द्वारा या तो कीड़े मकोड़े के द्वारा आ जाए, तो इसको बोलेंगे स्वपरागन, मतलब कि सेल्फ। और किसी और फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जितना भी ऑर्गन सिस्टम था लगभग इम्पोर्टेंट डिस्कस में कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और जो एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है वो बता दीजिए। इसमें पहला है आपका विटामिन ए, को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, केमिकल नाम है। इससे अगर विटामिन ए कम हो तो आपको रतौंधी हो जाएगा, संक्रमण का खतरा रहेगा, जीरोथेप्लेमिया नाम का आपको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। और इसका सोर्स क्या है, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली सब खाइएगा तो आपको नहीं होगा। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, इससे बड़े बड़े रोग होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। देखिए इसका क्या क्या रोग है ये देख लीजिएगा। विटामिन B3 से आपको निकोटिनोमाइड या नियासिन इसको बोलते हैं, ठीक ना। इससे प्लेगरा बीमारी या 4D सिंड्रोम हो जाएगा आपको। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिन एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। 7 को बायोटिन बोलते हैं। B11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक ना। B12 को साइनोकावालामिन बोलते हैं। विटामिन C को एक्सॉर्बिक एसिड बोलते हैं। D को कैल्सीफ्लोर के एग्जाम में पूछ चुका है। विटामिन E को टेकोफॉल बोलते हैं और K को फिलोक्विनोन बोलते हैं। ये थक्का जमने का क्या करता है, मदद करता है। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिए किसको क्या बोलते हैं, यहाँ से एग्जाम को आपका क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुछ कुछ और चीज़ें जो है जो हमारे बॉडी में हमको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन या क्या क्या पोषक तत्व चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि आपको सिंपल सी बात है कि जो हमारे जो बॉडी में हमको क्या चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए।
इसमें ध्यान रखिएगा जो हमको एनर्जी देता है वो कौन, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों देता है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो मेटाबॉलिज्म का जो काम करता है वो कौन करता है, विटामिन, लवण और जल करता है। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ करता है, जो वृद्धि लाता है, जो निर्माण करता है वो प्रोटीन करता है। और बाकी जो है ना कुछ कुछ हेरिडिटरी मटेरियल्स होता है, अनुवांशिक पदार्थ, जैसे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड करता है। तो हम कहने मतलब ये हमारे बॉडी में जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ये सब मिनरल्स भी चाहिए, ये सब चीज़ हमको चाहिए। तो अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा कि पहला जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, देखिए कार्बोहाइड्रेट में आपको पता होगा जो है ना इसका क्या होता है, फार्मूला C6H12O6। देखिए इसमें कार्बन का रेशियो क्या है, अगर 6:12:6 कीजिएगा, ये कट के कितना 1:2:1 हो जाएगा, वही 1:2 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये एनर्जी देता है पहली बात। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए 3 टाइप्स का होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, यह कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, मेनोज, ट्राइओज। पूछ देगा कि मोनोसेक्राइड के क्या एग्जाम्पल्स है, देखो सब आपको याद रखना पड़ेगा। डाइसेक्राइड, ये जो है थोड़ा सा जो है ना इसमें एग्जाम्पल याद रखिए कौन कौन सा, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पॉलीसेक्राइड, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोनोज, काइटिन, इसका एग्जाम्पल्स पूछता है बीपीएससी में, ठीक ना। बाकी देखिए कार्बोहाइड्रेट का काम बताइए, वही एनर्जी देता है, ठीक ना। ये भोजन को भी स्टोर करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। और देखिए सोर्स, क्वेश्चन कई बार पूछता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, देखिए गेहूँ में, चावल में, मक्का में, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम सब में होता है। अब ये प्रोटीन का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जे वर्जिलियस ने किया था, ध्यान रखिएगा। हमारे और यह जो है ना जटिल कार्बनिक यौगिक का मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिलकर बना होता है, जो कि 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन से पूछ चुका है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा। बाकी ये भी ऊर्जा देने का काम करता है, शरीर का रिपेयर का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में 20 प्रोटीन चाहिए, जिसमें 10 का तो हमारे बॉडी में हो जाता है, लेकिन 10 हमको बाहर से मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए सोयाबीन हो गया, मूंगफली, यहाँ प्रोटीन मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी प्रोटीन का टाइप देखिए लिखा हुआ है, पहला है सिंपल प्रोटीन, ये केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। एग्जाम्पल देखिए एल्यूबिनस, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन, ये सब क्या है, प्रोटीन के एग्जाम्पल है। इसमें कौन सा प्रोटीन एग्जाम्पल्स है, अगला है एक देखिए ये भी है, ये जो इसमें संयुग्मी प्रोटीन में इसमें क्या है, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सब एग्जाम्पल से भी याद रखिए। एक और है डेरिवेटिव प्रोटीन, इसका नाम देखिए क्या, प्रोटियंस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड, इस एग्जाम्पल से कौन सा प्रोटीन है, आप इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर एक जो है ना अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो आपको बच्चे को देखिए एक बीमारी होता है, उसका नाम क्या है, मरासमस, देखिए लिखा है, और एक क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों को हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जो है ना आपका फैट है, क्या है, फैट है। देखिए फैट जो है ना सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, फैट जो है ना ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये इस टाइम पूछता है, और हमारे शरीर को चोटों से क्या करता है, बचाता है, ये सब इसका क्या है, फैट का जो है मेनली आपका फंक्शन है, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है इसमें विटामिन, क्या है, विटामिन। देखिए विटामिन का क्या, इसका पहली बार इसका फंक नाम का आदमी क्या था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए आप पूछता है विटामिन जो है ना कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है, विटामिन बी और सी, ठीक है, ध्यान रखिए जल में घुल जाता है। वसा या कार्बनिक घोलक में कौन सा, ए, डी, ई और के घुलता है। विटामिन ए जो है ना आँख के लिए, त्वचा के लिए, हड्डी, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मजबूती प्रदान करता है। B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी पूछो एग्जाम में एक बार। देखिए हाँ एक और ये विटामिन डी और के का जो संश्लेषण होता है हमारे बॉडी में होता है। विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, ये हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संस्थित होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कौन कौन विटामिन कहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक। बाकी देखिए कुछ रोग है, मानव रोग है, डिजीज है, प्रोटोजोआस कौन कौन रोग होता है, देखिए मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, और कौन कौन सा अंग इसके इफेक्ट होता है ये भी देख सकते हैं। और कौन कौन सा इससे होता है, मैचिंग देगा कि ये किससे होता है, ये किससे होता है, ये किससे होता है, ये किससे होता है। आपको वीडियो रोक के इसको आपको याद ही करना है, इसमें समझाने कुछ है ही नहीं, ठीक ना। फिर देखिए बैक्टीरिया में देखिए टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर, गनोरिया, सिफिलिस, ये सब किसके हो जाए, ये सब बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है ये देख लीजिए। और उतना इसमें याद, बैक्टीरिया का नाम नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ पूछेगा बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज या रोग होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ वायरस से कौन कौन बीमारी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एड्स, डेंगू बुखार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रोकोमा, रेबीज, हर्पीज, ये सब बीमारी क्या है आपके वायरस की वजह से होता है। आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ये सब खाली याद ही करना है, उसमें कुछ समझाने को नहीं, क्वेश्चन यहाँ से एक आ ही जाता है, ठीक। बाकी देखिए इस
5 से क्वेश्चन बीपीएससी हर एक साल एगो पूछता है। जैसे यहाँ पेस मेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयोग करते हैं। ये जो सीटी स्कैन क्यों करते हैं? संपूर्ण शरीर में किसी असमान विकृति का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। यहाँ देखिए एक और है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए। और MIR, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का द्वारा संपूर्ण शरीर में असमान विकृति का पता लगाने का काम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बाकी देखिए कुछ और बीपीएससी का क्वेश्चन पूछता है आविष्कार या खोज। देखिए मैं बोल देता हूँ। देखिए विटामिन का फंग किया है, विटामिन बी का मैकुलन किया है, डी का हापकिंस किया है। फिर देखिए और इम्पोर्टेंट में बोल रहा हूँ सिर्फ, देखिए एक हाँ ये बैक्टीरिया का किसने किया है? लीवेनहॉक किया है, ये ध्यान रखिए। RNA का कौन किया है? जेम्स वाटसन और आर्थर गर्ग किया है। और देखिए DNA का कौन किया है? इसमें भी जेम्स वाटसन है, लेकिन यहाँ क्लिक आगे एक को पूछ चुका है किसको कौन खोज किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन A का भी कौन किया है? मैकुलन ने ही किया है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे हाँ इंसुलिन का खोज वेटिंग ने किया है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी पूछ चुका है। आगे देखिए हाँ पेनिसिलिन लेजिना फ्लेमिंग ने किया, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में एक बार। हाँ चेचक का टीका यहाँ देखिए एडवर्ड जेनर ने किया है। और रेबीज रोधी टीका ये भी लुई पास्कर ने किया है। और प्रथम एंटीबायोटिक जो बनाया था पेनिसिलिन का, ये किसने? ए फ्लेमिंग ने बनाया था। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और टॉपिक है जो कि जितना भी ब्रांच है साइंस में उससे क्वेश्चन पूछ देता है। मैं मैन आपको बोल देता हूँ। जैसे कि इसमें सबसे पहला है, एक है एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या करता है? वो विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें मानव के विकास कैसे कैसे पूरे मानव का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक और यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछ सकता है आपका ये एस्ट्रोनॉमी, इसमें खगोलीय पिंड का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और देखिए हाँ ये कॉस्मोलॉजी, इसमें ब्रह्मांड का हम अध्ययन करते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ ये हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या करते हैं हम? फल फूल साग सब्जी उगाने का हम बात करते हैं, ठीक ना। एक और देखिए होलोग्राफी, ये क्या? लेजर पुष्प की सहायता से हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, ठीक ना। एक और ये इसमें हाँ ये पूछ चुका है एग्जाम में। ये जो इसका नाम है आपका कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्निथोलॉजी। ये क्या करता है? पक्षियों से संबंधित क्या करता है? आपका अध्ययन करता है। ये एग्जाम में पूछ चुका है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हाँ ये पोमोलॉजी पूछ चुका है। ये क्या है? विज्ञान फलों का अध्ययन करता है। ये ऑस्टियोलॉजी क्या करता है? ये हड्डियों का अध्ययन करता है, ये पूछ चुका है। एक और ये देखिए आपका ये एग्रोस्टोलॉजी, ये घासों का अध्ययन करता है, ये भी पूछ सका है। एक बार आर्कियोलॉजी, ये पुरातत्व से संबंधित का करता है, ठीक है। एक और ये देखिए एपिग्राफी, ये जो शिलालेख होते हैं उसका अध्ययन करता है, ठीक है। उसके बाद एक और जो है यहाँ पे जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, हाँ ये यहाँ देखिए आपको लिखा है फाइकोलॉजी, ये क्या करता है? सवाल का अध्ययन करता है, ये भी। और ये हिप्नोलॉजी, इस बार बीपीएससी बार पूछ चुका है हिप्नोलॉजी, ये नींद का अध्ययन करता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये सब आपका बेसिक बातें हैं। अब देखिए इसमें अंतिम टॉपिक हम आपको कराएंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसको हम करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्लासिफिकेशन का जो है, जो फादर्स जो कहा जाता है, जिसे फादर्स ऑफ टेस्टोनॉमी, ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। एग्जाम में पूछो, इन्होंने किताब लिखा था सिस्टेमा नेचुरल। ये किताब इन्होंने, इसी किताब में पूरे इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट है, इसको जो है उसका नाम दिया था, ठीक ना। इसका नाम रख इसका इसलिए इनको कहा जाता है क्या? वर्गीकी का पिता, तो फादर्स ऑफ टेस्टोनॉमी। ये एग्जाम एक बार पूछ चुका है, इसको आप एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बाद में एक व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे एनिमल्स और पूरे प्लांट को ना 5 भाग में क्या किया था? बांटा था। नाम क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया, ठीक ना। तो ये इसमें पूरा का पूरा इसका क्या है? डिवीजन है। तो इसको एक बार ये काफ़ी डिटेल में, उसे इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना हो ना, एक बार मेरा फला हुआ लुफेंट मैंने एक ही पेज में दिया हुआ, इसको अगर देख लीजिएगा। हाँ लेकिन इसमें जो पूछा था यही कि फादर्स ऑफ टेस्टोनॉमी किसे बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। और 5 पार्ट में पूरे एनिमल्स या पूरे जगत को किसने बांटा है? ये व्हिटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो है लगभग आपका जो है मैं बायोलॉजी का जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो करा दिया हूँ, ठीक ना। बाकी अगर और भी अगर कुछ हमको लगेगा तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक ना। और इस प्रकार से मेरा तीनों जो साइंस का जो सेक्शन मैंने वो कवर कर दिया है। और आप लोग इसको वीडियो देखिए बार बार, इसका क्योंकि नोट्स तो नहीं मेरे पास है, लेकिन इसी को आप 3-4 बार वीडियो देख लीजिए। और इसी से आपका तीनों जो साइंस का वीडियो बनाया हूँ लगभग जो 3 या 4 घंटे का हुआ है, इससे आपको लगभग समझिए कि 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाएंगे। बाकी अगर आपको और अगर पढ़ने की इच्छा है तो आप लुसेंट एक बार ऐसे ओवर थ्रू हो जाइएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। तब तक मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, इसको देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।